नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एनेक्सर बी के फाइलिंग के एडवाइजरी के बारे में। हाँ जी दोस्तों, एनेक्सर बी कैसे फाइल करना है उससे रिलेटेड यहाँ पे जीएसटीएन ने एडवाइजरी दी है। मेरे पास ये देख सकते हैं, ये है एनेक्सर बी। और चलिए समझेंगे कि एडवाइजरी में क्या बोला है और किन बातों का ध्यान रखना है एनेक्सर बी को फाइल करते वक्त। चलिए समझते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। डिपार्टमेंट कह रही है कि अब तक एनेक्सर बी आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करते थे, लेकिन अब यहाँ पे रिफंड को ऑटोमेट करने के लिए एक नया स्टैंडर्डाइज प्रोसेस बनाया गया है एनेक्सर बी की यूटिलिटी, जिसके अंदर आपको एनेक्सर बी फिल करना है, ज्योएसन क्रिएट करना है और जीएसटी पोर्टल पे उसको अपलोड करना है। यह एनेक्सर बी की यूटिलिटी कौन कौन सी रिफंड की कैटेगरी में बनाना होगा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उस केस में भी बनाना होगा। सप्लाई अगर आपने एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उस केस में भी बनाना होगा। रिफंड आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर बनता है, उस केस में भी है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्यूमुलेटेड आईटीसी का आप रिफंड लोगे। तो ये सभी कैटेगरी में जहाँ पे आप रिफंड लोगे, उस केस में एनेक्सर बी की ऑफलाइन यूटिलिटी बनानी होगी। सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं एनेक्सर बी की यूटिलिटी के अंदर क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। सो देखो, सेकंड लाइन में बोलते हैं कि एनेक्सर बी की जो यूटिलिटी है, इसके अंदर टैक्स पेयर को एडवाइज किया जा रहा है कि टैक्स पेयर को क्या क्या डिटेल देनी है। इनवॉइस वाइज डिटेल देनी होगी, कौन किसकी डिटेल जो आपने परचेज कर रखी है, और ऐसे इनवॉइस की डिटेल जो टू बी में प्रेजेंट हो रही है, वैसे इनवॉइस की आपको डिटेल यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी इनवॉइस वाइज। अगर एक इनवॉइस में 4 या 5 एसेशन कोड है तो 4 और 5 एंट्री आपको सेपरेट अलग अलग एंट्री इस यूटिलिटी के अंदर करनी है। सेम इनवॉइस नंबर की अलग अलग एसेशन कोड पे करनी है आपको। साथ ही साथ आप उसका टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी शो करना है। टोटल एलिजिबल आईटीसी कितना हो गया, इन एलिजिबल आईटीसी कितना हो गया। और अगर कोई आपका ब्लॉक क्रेडिट है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का, तो उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। उस केस में आप वहाँ पे इन एलिजिबल आईटीसी पे टिक कर सकते हैं। देखिए, ये है यूटिलिटी, यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है। तो ये बोल रहे हैं कि आपको एक सेपरेट लाइन रिपोर्ट करना है। सेपरेट लाइन में क्या क्या देना होगा? सीरियल नंबर, टाइप ऑफ इनवर्ट सप्लाई, जैसे कि यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन से है। सप्लाई आपका कहाँ से है? रजिस्टर्ड पर्सन से, तो रजिस्टर्ड पर्सन लेंगे। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, इनवॉइस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है क्या, फिर जीएसटी नंबर, फिर सप्लायर का नेम, बिल नंबर, डेट, पोर्ट कोड। इंपोर्ट के केस में पोर्ट कोड देना है, इंपोर्ट नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। फिर उसकी वैल्यू, फिर कैटेगरी क्या है, इनपुट है, इनपुट सर्विस है, कैपिटल गुड्स है ये, फिर एचएसएन कोड, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब रिपोर्ट करना होगा सेस। देन उसके बाद आ जाएगा टोटल आईटीसी। टोटल आईटीसी के आने के बाद यहाँ से अगर आपका कोई ब्लॉक क्रेडिट में रहता है तो यस या नो करोगे, ठीक है। यस कर दोगे तो वो ब्लॉक क्रेडिट में हो जाएगा, फिर वो इन एलिजिबल आईटीसी में शो करेगा, ना कि एलिजिबल आईटीसी में शो करेगा, ठीक है। अगर एलिजिबल होगा तो यस करेंगे, अमाउंट एलिजिबल आईटीसी का। इन एलिजिबल होगा तो यहाँ पे नो होगा। ये 17 वाले सेक्शन में यस होगा और फिर यहाँ पे इन एलिजिबल आईटीसी में रिपोर्ट होगा वो। फिर 2B के कौन से पीरियड में आया, तो ये आपको रिपोर्टिंग करनी है। स्ट्रक्चर की बात करें कि ऑफलाइन यूटिलिटी जो होगी एनेक्सर बी की, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बोल रहे हैं कि सबसे पहले टेबल 1 में रिवर्सल की डिटेल देनी होगी। तो ये देखो, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको रिवर्सल की डिटेल देनी है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का। अदर रिवर्सल की यहाँ नेट आईटीसी यहाँ आएगी। ये नेट आईटीसी जो आपने यूटिलिटी में भरा होगा डेटा, उसके बेस पे आएगा। उसके बाद रिवर्सल की डिटेल यहाँ भरोगे तो वो फिर लेस कर देगा। कौन से इनवॉइस पे रिवर्सल है, आप इस यूटिलिटी के अंदर भी उसकी डिटेल जरूर फिल करना कि ये वाला इनवॉइस मेरा रिवर्सल में है, मैंने इसका रिवर्सल भी किया है, ये इनएलिजिबल है। आप इसी शीट में यहाँ पे रिपोर्ट करोगे सारी। चौथे पॉइंट की बात करें तो मल्टीपल कैटेगरी के बारे में या मल्टीपल एचएसएन कोड के बारे में कहा गया है। ये कह रहे हैं कि एक सिंगल इनवॉइस के अंदर मल्टीपल कैटेगरी ऑफ सप्लाईज है, इनपुट है, इनपुट सर्विस है, कैपिटल गुड्स है। देखो, मल्टीपल एचएसएन कोड तो आ गया, अब मल्टीपल सप्लाई के बारे में भी बात कर रहा है कि एक ही इनवॉइस है, उस इनवॉइस में तुम्हारा इनपुट भी आ रहा है, इनपुट सर्विस भी आ रहा है और कैपिटल गुड्स भी आ रहा है। तो उसको कैसे दिखाना है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि टैक्स पेयर को स्प्लिट करने की रिक्वायरमेंट है ऐसे एंट्री की। वो सेपरेट लाइन एंट्री देगा, मतलब हर एक कैटेगरी ऑफ सप्लाई की अलग अलग एंट्री करेगा। मतलब एक ही बिल के अंदर आप मशीन भी ले रहे हो जो कि कैपिटल गुड्स बन गया, नॉर्मल गुड्स भी ले रहे हो जो कि इनपुट बन गया, और सर्विस भी ले रहे हो जो कि इनपुट सर्विस बन गया। तो एक ही बिल की 3 बार एंट्री जाएगी एनेक्सर बी में।
जहाँ पे सबके सब accession कोड अलग अलग रिपोर्ट होंगे और मल्टीपल अलग अलग कैटेगरी होगी जो आपको रिपोर्ट करना होगा। समझ में आया? तो जब भी आप इसको सेपरेट करें तो ध्यान से करना है, क्योंकि तीनों का जो टोटल हो वो सेम आना चाहिए, उसमें डिफरेंस ना हो। ठीक है। फिर अगला बात करता है 5वें पॉइंट में डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट वैलिडेशन। जब आपका डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बोले तो वो किस वजह से बोलेगा, उसका वैलिडेशन क्या है। देखो, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट वैलिडेशन कब बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट है और कौन सी चीज़ों का वैलिडेशन करता है जिसकी वजह से वो डुप्लीकेट बता देता है। तो बोल रहा है कि देखो, ये वैलिडेशन करता है सेपरेटली डॉक्यूमेंट टाइप का, उसमें सप्लायर का जीएसटी नंबर वैलिडेट करता है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कैटेगरी ऑफ इनपुट सप्लाई और एक्सेशन कोड। अगर वो डुप्लीकेट रहेगा तो फिर वो उस इन पैरामीटर के बेसिस पे उसे डुप्लीकेट बता देगा। तो इसको ध्यान से रखना है। एक इनवॉइस की आपने एंट्री करी है, उस इनवॉइस में अगर 3 तरह के आइटम है और तीनों के अलग अलग कैटेगरी हैं सप्लाई के और एक्सेशन कोड भी अलग अलग है, तब तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर तीनों की एक ही कैटेगरी ऑफ सप्लाई है और सबके एक ही एक्सेशन कोड है, एक ही इनवॉइस का 3 बार एंट्री है और एक्सेशन भी सेम है, कैटेगरी ऑफ सप्लाई भी सेम है, तब वो डुप्लीकेट में आ जाएगा आपका। रिपोर्टिंग ऑफ आईटीसी रिवर्सल। आईटीसी रिवर्सल की रिपोर्टिंग के लिए कह रहा है, देखो अगर आपने 3B के अंदर आईटीसी की रिवर्सल कर रखी है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर या फिर रूल 38, 42 या 43 में, तो उस तरह की आईटीसी की रिवर्सल देनी पड़ेगी। या कोई और अदर आईटीसी रिवर्सल आपने कर रखी है 4B2 के अंदर, तो उसकी रिपोर्टिंग भी आपको यहाँ पे करनी होगी। यहाँ पे रिपोर्टिंग जाती है, ये देख सकते हैं 17 सबसेक्शन 5 का रिवर्सल इसमें आएगा, अदर रिवर्सल इसमें आएगा। टोटल आईटीसी जो ग्रोज आईटीसी एज पर 2B आया और 3B में जो आपने ग्रोज आईटीसी क्लेम किया उसमें से रिवर्सल लेस कर देंगे। नेट आईटीसी आपके यहाँ पे 3B से मैच भी करनी चाहिए जो नेट आईटीसी आएगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको 3B भी साथ में साथ देखना होगा। फिर 7वें पॉइंट में जियोशन को अपलोड करने के बारे में बात किया गया है कि जब आप एनेक्सर बी में सारा डाटा भर देंगे और जब जियोशन फाइल जनरेट हो जाएगी तो उसको आपको अपलोड करना है जीएसटी पोर्टल पे रिफंड फाइल में जाके। उसके बाद वैलिडेशन करना है। वैलिडेशन के बारे में बोला है कि अपलोड करने के बाद वैलिडेशन कैसे करता है, तो अपलोडेड इनवॉइस का वैलिडेशन 2B के साथ होता है। जो आपकी 2B आ रही है, जैसे जैसे 2B में जितना जितना इनवॉइस होगा वो 2B के साथ ऑटोमेटिक वैलिडेट करेगा। और अगर डॉक्यूमेंट 2B से मैच नहीं होंगे तो वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट में आपको सेपरेटली शो करेगा और वैलिड डॉक्यूमेंट भी सेपरेटली शो करेगा। ऐसे इनवॉइसेस जो अप टू अक्टूबर 24 के हैं या उससे पहले के हैं, तो उसको 2B के अंदर वैलिडेशन में कैरी नहीं किया जाएगा। ऐसे में टैक्स पेयर को एरर शो करेगा कि भाई ये इनवॉइसेस ऐसे हैं जिसका वैलिडेशन हुआ नहीं है। ऐसे इनवॉइसेस के कॉपी आप अपलोड कर सकते हो। साथ ही साथ एक्सेल में जो PDF में आपने एनेक्सर बी बनाया होगा उसको अपलोड कर लेना आप। लेकिन पोर्टल पे आपको फिर भी आप पोर्टल पे जीएसटी रिफंड फाइल कर सकते हैं अगर वैलिडेशन नहीं भी होता है तो। उसके बाद बात करते हैं एनेक्सर बी में जब आप डाटा एंटर करेंगे तो क्या सावधानी बरतनी है, उसके बारे में कहा गया अगले पॉइंट में। तो कॉपी पेस्ट फंक्शनलिटी जो है वो जहाँ पे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है वहाँ पे एनेबल है, तो उसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन एग्जैक्ट ड्रॉप डाउन के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है उसी वैल्यू को आप कॉपी पेस्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये बोल रहे हैं कि देखो जो यहाँ पे कहाँ गया, ये सेलेक्ट करने वाला जो ऑप्शन है ना, आप इसको कॉपी तो कर सकते हो लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए सेम। इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो वैलिडेशन फेल हो जाएगा। जब भी आप रिफंड फाइल बनाओ तो न्यूली डाउनलोड कर लो यूटिलिटी एनेक्सर बी की, उसके अंदर काम करें। और बोल रहे हैं कि जब भी आप एनेक्सर बी बनाए तो कोई भी स्पेशल करेक्टर एक्स्ट्रा स्पेस न डालें, नहीं तो जो जनरेशन बन रहा होगा उसके अंदर एरर आ जाएगा। 10,000 से ज़्यादा एंट्रियां हैं तो आप अलग यूटिलिटी फाइल कर सकते हो और पोर्टल पे अप टू 25 यूटिलिटी फाइल होगा। इस प्रकार से 2.5 लाख एंट्रियां आप अपलोड कर सकते हो पोर्टल पे। तो समझ में आया दोस्तों, एनेक्सर बी को फाइल करते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना है जो GSTN ने एडवाइजरी दी है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।